मेन मुद्दा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने का ये है, मेन मुद्दा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने का ये है कि आपका किस तरह के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, आईआईटी में और नीट में, उसको कवर करने के हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी मिलेगी। जो डेफिनेशन आपकी आईआईटी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो तो ऑब्वियसली मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन बाकी जो डेफिनेशन होगी, जैसे चार्ज क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता दुनिया में, लेकिन एनसीईआरटी में पूछी जा सकती है, तो वो आपको एनसीईआरटी से या बोर्ड वाले बच्चों से पूछी जा सकती है, उनको पता होनी चाहिए। बाकी और भी चीजें मुझे बतानी है कि क्या, वो मैं साथ में बताता रहूंगा आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे नाम है इसका वो है चार्ज। जब आप खोलोगे अपना चैप्टर खोलते हो आप, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खोलोगे, पार्ट 1 क्लास 12, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में इसको आवेश बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सुनो, नाम होता है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज। जनरली इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट कभी कैपिटल क्यू से, कभी स्मॉल क्यू से, जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पर इसका सिंबल नहीं है, इसका जो ऐसे यूनिट होते हैं कुछ और। सुनो, तो चार्ज होता क्या है? चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है दुनिया में, एक ऐसी चीज है। मैं कहता हूं मेरे अंदर चार्ज है, तो मैं क्या मतलब है चार्ज का? चार्ज का मतलब ये हो जाएगा, सुनो डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, समझ लो। अगर मेरे अंदर चार्ज है, इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं ना दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। एक तरह से मान लो अगर कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो ऐसी क्षमता है किसी बॉडी को अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को सहने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा अभी तक आपने। तो सिंपली अगर बात करें तो चार्ज आपके तीन तरह के बॉडी पे चार्ज होते हैं। सर हमने तो सिर्फ दो तरह के सुने हैं, तो सुनो मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया में सिर्फ तीन तरह के बॉडी होती है जिनमें चार्ज होता है। एक तो क्या कहलाता है आपका, एक कहलाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक कहलाता है आपका पॉजिटिव, एक कहलाता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हम सबके सब प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पॉजिटिव क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू आपका चार्ज है। दूसरा क्या मतलब होता है? दूसरा मतलब होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस क्यू लिख दिया तो इसका मतलब नेगेटिव क्यू है। तीसरा आपका होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं, या अच्छा शब्द होगा आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि उस पर जो नेट चार्ज होगा, उसका क्या मतलब है? नेट चार्ज क्या होगा आपका? जीरो होगा, ठीक है। अब सुनो एक बात, खास बात। अब मैं ये बोलता हूं, क्या पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है, क्या पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये है कि कोई बॉडी, मैंने बोला ये बॉडी जो है आपकी, ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्या इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है? आप बताओ। अगर मैंने बोला कि कोई बॉडी मेरी पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब ये होता है कि उस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है? क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो सही है गलत है? स्टेटमेंट आता ही आपका मतलब एम्स के एग्जाम में या फिर नीट आईआईटी में, क्या पॉजिटिव चार्ज कंटेन्स नो नेगेटिव चार्ज, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? A positively charged body contains no negative charge, या ऐसी कोई बॉडी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है। क्यों? पॉजिटिव, दुनिया में हर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो सर अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो आपका ये इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है कि उस बॉडी पे बस इतना फर्क है, उस बॉडी पे प्लस चार्ज क्या है आपके ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज क्या है आपके कम है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस के मैंने मान लिए एग्जाम्पल के लिए 5 मैंने प्लस के मान लिए और माइनस के मैंने 3 मान लिए। तो यहाँ पे क्या है आपके जो Q प्लस वाले हैं वो क्या है आपके Q माइनस वाले से ज्यादा है। इसलिए आप नेट चार्ज क्या बोलोगे इस पे? सर नेट चार्ज वो है मेरा प्लस के साथ, और उसी को फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज क्या है आपके ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। सेम कंसेप्ट आई कैन कॉल फॉर नेगेटिव चार्ज बॉडी ऑल्सो। अगर मैं चार्ज बॉडी की यहां बात कर रहा हूं, सेम कंसेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उस पर कोई नेगेटिव चार्ज, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, बस फर्क क्या है उसमें नेगेटिव चार्ज थोड़े से ज्यादा पाए जाएंगे, बस इतना फर्क हो जाएगा कि नेगेटिव वाले ज्यादा है और पॉजिटिव वाले कम है। इसलिए जो आपका क्यू नेट होगा, मतलब नेट जो आपका क्यू है वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, उसी को हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोल देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? तो नेक्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहां से समझ में आती है बात, इसका मतलब ये कि हर बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज भी होते हैं, हर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मैंने शब्द तुम ध्यान से देखो, मैंने नेट लिखा है, यहाँ पे नेट लिखा है,
यहाँ भी नेट लिखा है और नीचे भी मैंने इसमें भी नेट लिखा है। इसका मतलब है क्यों, कभी भी आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज जीरो है, उसका मतलब ये उस पर चार्ज तो है, लेकिन जितने आपके पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होंगे। जैसे आपने चार चार बना दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही आपके पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा जो क्यू नेट है, ठीक है, दोनों को मिला के, बिल्कुल सही बात है इंशा, जो दोनों को मिला के वो क्या है आपका, वो आपका जीरो है, वो आपका क्या है, जीरो, क्योंकि आपके चार्जेस जोड़े जा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। आई होप कि ये तीनों चार्ज के बारे में आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक ठाक चीज है, ज्यादा मैंने ये नहीं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हाँ कुछ इसमें से ऐसी बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके आगे काम भी आती है, इस पे सवाल भी आए हैं, तो उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी चीज है कि ऐसी चीज जो चार्ज को देखने, चार्ज के बारे में हमको अक्सर देखने को मिलती है। तो पहली बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो चार्ज होती है, चार्ज क्या है, सवाल आता है कि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज के पास में क्या होता है, चार्ज के पास में मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। सर अगर डायरेक्शन नहीं होती तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस आपका नेचर ऑफ चार्ज दिखाता है। देखो आपने कभी देखा है फोर्स, फोर्स लिखा होता है प्लस 5 I कैप न्यूटन, और फोर्स कभी लिखा है आपका -5 I कैप न्यूटन। तो ये इसमें ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना, जिन बच्चों को डाउट होते हैं वो प्लीज ध्यान दें, क्योंकि मैं बहुत छोटी चीजें बोल रहा हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूटन है, जो न्यूटन है ये क्या है, ये आपकी यूनिट है, ठीक है। ये जो आई कैप है और जो ये नीचे भी आई कैप है, ये क्या है आपका, ये डायरेक्शन है, ठीक है। और ये 5 है और ये 5 है, ये क्या है, ये भी आप, ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो सर माइनस 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 और प्लस क्या है, ये माइनस और प्लस भी डायरेक्शन के अंदर ही आता है, ये याद रखना, ये माइनस और प्लस भी डायरेक्शन के अंदर आता है। एक्चुअली में इसका आई कैप डायरेक्शन नहीं है, इसकी जो डायरेक्शन है ऊपर वाले की, वो डायरेक्शन आपकी प्लस आई कैप यानी प्लस एक्सिस की तरफ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी है माइनस आई कैप। हम आई कैप के साथ प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लिखने में थोड़ा सा ये होता है आसान। तो यहाँ पे जो किसी वेक्टर में जो प्लस और माइनस होता है, वेक्टर में जब आप प्लस माइनस लगाते हो तो वो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसी स्केलर क्वांटिटी में अगर प्लस माइनस आता है तो वो कुछ और चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्लस माइनस है ना बच्चों, ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ चार्ज को, मतलब उसका नेचर कैसा है, कि वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे है कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर है, ये रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट नहीं करता। ये छोटी सी बात है जो बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की क्या होती है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इस चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब क्या है कि चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसका बहुत इजी सा बच्चों वाला एग्जांपल आपने बचपन में देखा होगा। मान लीजिए आपका आपका ये चेहरा है, सुंदर सा चेहरा, नहीं तो खैर तो बाल बना रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी दो दो गोल मटोल आंखें हैं और आपके ऊपर बाल भी है, ठीक है। आप एक बचपन में कंघी ली होगी आपने, ठीक है, मान लीजिए आपने एक कंघी ली और आपने इसके ऊपर रब किया, और फिर रब करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी पेपर क्लिप पड़ी है, बहुत सारी पेपर क्लिप पड़ी होती है, बहुत सारी यहाँ पे पेपर क्लिप्स हैं, ठीक है, पेपर क्लिप्स है। आप उसके पास लेके जाते हो तो क्या इसके चिपक जाती हैं, क्या उसके चिपक जाती हैं, तो वहां पे चार्ज इंडक्शन हो जाता है। और चार्ज इंडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका चार्ज ट्रांसफर होता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है, ट्रांसमिट होने की वजह से चार्ज का। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हो सकते हैं। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम बाय कॉन्टेक्ट, ठीक है, बाय रबिंग, ठीक है, बाय इंडक्शन, ठीक है, और बाय बहुत सारे तरीके, मैग्नेटिक फील्ड से भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इस चार्ज को ट्रांसमिट कर सकते हो। खैर कैसे कैसे करते हैं इसके बारे में हमें अभी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए चार्ज को इधर से उधर लेके जाया जा सकता है। दूसरी बात, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इसका क्या मतलब हो जाएगा, सुनो, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है ऑलवेज एसोसिएटेड, मतलब होता है कि साथ में, उसके साथ में। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास का मतलब क्या है कि देखो सुनो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी जिसके पास मास नहीं है उसके ऊपर चार्ज आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी बॉडी के पास मास होगा तभी उसके ऊपर चार्ज होगा, अगर किसी बॉडी के पास मास होगा तभी उसके ऊपर चार्ज होगा। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है
तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग ये हो गया कि वहां पे पहले कहीं ना कहीं मास जरूर होगा, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा मीनिंग, बस ज्यादा डीप में इसको पढ़ना भी नहीं, क्यों ऐसा क्या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गई वाली बात। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, 4-5-6 प्रॉपर्टीज होती है, तो अब की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इस पे ध्यान देना। ये आपका होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं वैसे आपको, पर इसको समझना। फोर्थ है आपकी जो है, इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, और इसको दूसरे पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको ये एहसास हो कि इंपॉर्टेंट है। आपका होता है ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लेते हैं। अब ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब सुनना, ये जो शब्द है ना क्वांटाइज, ये शब्द बना है, एक शब्द होता है जिसका नाम होता है क्वांटा, और जो क्वांटा शब्द है ये आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से इसको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये शब्द बना है आपका उससे, क्वांटा का मतलब होता है यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब यूनिट्स बोल लो उसको, या इसको पैकेट्स बोल लो, ठीक है। कितनी यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इनको हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स को हम क्वांटा बोलते हैं, खैर उससे मतलब नहीं है। अब सुनो, ये जो, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, चार्ज इज क्वांटा, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जो भी चार्ज है ना, किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है, क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज, वो हमेशा प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है। दुनिया में किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दुनिया में किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज होता है तो वो हमेशा प्लस माइनस एन ई टाइम्स होता है, जहां पे एन जो है, जहां पे बच्चों एन जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो एन है वो एक होल नंबर है। होल नंबर से मेरा मतलब या तो 1 या 2 या 3 या 4 इस तरीके से, ठीक है। मतलब मेरा कहने का है, दुनिया में अगर किसी के ऊपर भी आपको चार्ज रिप्रेजेंट करना, मान लो मैंने एक बॉडी बना दी और इसमें मान लो कोई भी चार्ज बना दिया क्यू, तो इतना पक्का है कि इस पे या तो वो 1 ई होगा, या वो 2 ई होगा, या 3 ई होगा, ऐसा नहीं हो सकता 1.5 ई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोलना कि भाई इसके ऊपर क्या चार्ज, ऐसा हो सकता है कि 1.5 ई, तो आंसर नहीं हो सकता। क्या इसके ऊपर चार्ज 2.5 ई हो सकता है, आंसर नहीं। क्या इसके ऊपर चार्ज 4/3 ई हो सकता है, आंसर नहीं। आपका सामने जो नंबर लिखा होना चाहिए वो एक होल नंबर या नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। आप ये कहते हो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा एन टाइम्स ऑफ ई होता है, जहां पे एन एक सिंपल नेचुरल नंबर या होल नंबर है। अब बोलोगे सर ई क्या है, तो जो ई होता है ना, ये एक यूनिट ऑफ चार्ज है। ऐसा यूनिट नहीं बोल रहा मैं, ऐसा यूनिट बिल्कुल नहीं बोल रहा है, ये एक यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 ई की वैल्यू बता दी मैंने आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, जितनी बार भी आप रट पाओ, जितनी बार भी आप समझ पाओ, चाहे जो करना पड़े करो, पर ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1 ई एक यूनिट ऑफ चार्ज होती है, जिसकी वैल्यू जो होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मतलब ये वाला जो चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि दुनिया में अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, मान लो इस बॉडी पे कोई भी चार्ज है ना, वो 100% आपका कोई होल नंबर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी होना चाहिए। अब ये सी क्या है मैं आपको बताना भूल गया, जो सी होती है बच्चों, एक सेकंड, जो ये इसकी जो एसआई यूनिट होती है, जो आपकी एसआई यूनिट होती है चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों, वो होती है आपकी कूलम, तो कूलम जी ने खोज मारी थी। कुछ लोग उसको कूलाम बोलते हैं, तुम्हारा मन करे कूलाम बोलो, तुम्हारा मन करे कूलम बोलो, तुम्हारा मन करे कलम बोलो, तुम्हारा मन जो मन करे वो बोलो, लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है। तो जो ई होता है ना, वो भी एक तरह का यूनिट ऑफ चार्ज ही है, जो ई है वो भी एक तरह का यूनिट ऑफ चार्ज ही है, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट क्योंकि कूलम होती है। तो एक तरह से आपको ये बोला गया है चार्ज इज क्वांटाइज का क्या मतलब है कि दुनिया में किसी भी बॉडी पे अगर मुझे चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो उस पर कितना चार्ज होगा, तो उस पर आपका इस ई का यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का कुछ एन टाइम्स होगा, यानी 1 इंटू 1.6 या 2 इंटू 1.6 या 3 इंटू 1.6 इस तरह से होगा। आ गई बात समझ में। अब एक सवाल ऐसा बनता है, बहुत प्यारा सवाल बनता है
कि अगर मेरे से ये पूछा गया एक सिंपल सा और बहुत आसान सा और सिंपल सा सवाल, क्या बनता है यहाँ पे, बनता है कि दुनिया में अगर मुझे चार्ज बनाना है, दुनिया में स्मॉलेस्ट पॉसिबल, मैं नोट में लिख रहा हूँ उसको क्योंकि क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, दुनिया में स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो, सर मैं जानता हूं कि Q हमेशा, ये क्या होता है, इसको पूछा गया है तो मैंने जानता हूं Q हमेशा क्या होता है, Q इज इक्वल टू हमेशा NE होता है, Q क्या होता है, हमेशा NE होता है, ठीक है। प्लस माइनस तो साइन प्लस माइनस तो नीचे दिखाता है, मैं तो वैल्यू की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है, NE होता है। तो सबसे सिंपल मैंने क्या हो सकता है कि जब n की वैल्यू सबसे छोटी होगी, अगर मुझे स्मॉलेस्ट रखना है तो स्मॉलेस्ट के लिए n की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, n की वैल्यू स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1e के बराबर, और 1e का मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर सॉरी माइनस 19 कूलम। मतलब दुनिया का जो सबसे छोटा चार्ज होगा ना, दुनिया का सबसे जो छोटा चार्ज होगा उसकी वैल्यू, साइन की बात नहीं कर रहा, साइन तो आपका नीचे दिखाता है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 विल बी द वैल्यू, एक सेकेंड कुछ फंस रहा है, हाँ, दुनिया के जो सबसे छोटे चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी, हाँ 1.67 होती है, पर आप 1.6 याद करो, ज्यादा अंदर डीप में मत घुसो क्योंकि फिर फालतू क्वेश्चन के आंसर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू माइनस 19। यहाँ बच्चे कुछ धोखा खा जाते हैं और कुछ बच्चे क्यू की जो मिनिमम वैल्यू है या स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको 1 कूलम लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं सर कूलम इसकी एसेट होती है तो 1 वैल्यू हो जाएगी तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 1 से भी छोटी पॉसिबल है ना, 1.6 इंटू माइनस 19 जो है बच्चों, क्या वो 1 से भी छोटी वैल्यू है ना, छोटी नहीं बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये होता है आपका, आई होप कि सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सर ये ई ही क्यों नाम रखा, इसका नाम पी क्यों नहीं रख दिया, टी क्यों नहीं रख दिया, आर क्यों नहीं रख दिया, एस क्यों नहीं रख दिया, ये मैं देखो जो चार्जेस क्वांटाइज वाले स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझो। सर इसका नाम ई ही क्यों रखा, इसका नाम पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी में से क्यों नहीं रखा, इसका भी एक रीजन है। इसका क्या रीजन है, देखो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी आप कोई समझ रहे हो इस बात को कि भाई यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फर्क क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक ही फर्क है, वो है स्टैटिक्स का और डायनामिक्स का। तो वो इलेक्ट्रो तो बाकी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो स्टैटिक्स का मतलब होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, स्टैटिक शब्द है स्टेशनरी यानी रेस्ट पे या चार्ज रेस्ट पर, एक तरह से मान लो चार्ज रेस्ट पर है। और डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, डायनेमिक्स का मतलब होता है जब आपका चार्ज इज मूविंग, डायनेमिक्स का क्या मतलब हो गया, जब चार्ज इज मूविंग, बस इतना फर्क होता है। तो मेनली हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ये जो सारे टॉपिक होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म के जो भी 2-3 बचे हुए चैप्टर हैं वो सारे के सारे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सारे सारे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर आते हैं। लेकिन कुछ ऑथर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी इसके अंडर डाल देते हैं, लेकिन वो तो पूरी तरह से डालना सही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर डालना सही नहीं है, लेकिन वही है कि एक ही चैप्टर है तो डाल देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा नाम होना चाहिए जो कि सारे चैप्टर हैं, ठीक है। अब बात ये है कि नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो शब्द कहां से आया है, वो इलेक्ट्रिसिटी से आया है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से आती है। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हो ना, इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, ई माइनस से। सर इलेक्ट्रॉन को अगर ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमने ई माइनस क्यों नहीं लगाया, बात तो सही बोली, ई माइनस क्यों नहीं लगाया, उसका भी एक रीजन है। उसका क्या रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई और पी ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है आपका प्रोटॉन। अच्छी बात क्या होती है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है और आपका एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है, अगर उनकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, साइन को नहीं, साइन की बात नहीं करता, तो सेम होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू भी 10 टू द माइनस 1.6 10 टू द माइनस 19 कूलम, ठीक है। आपके चार्ज की वैल्यू दोनों पे सेम होती है, मास की वैल्यू अलग होती है। मुझे बताओ मास कितना होता है, किसी को पता है मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास, और आपका मास ऑफ एक प्रोटॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का बताओ पहले। 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और यहाँ पे 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इतना ही होता है ना, सही लिखा है ना मैंने कहीं गलती तो नहीं करती कुछ, शायद सही लिखा है।
शायद सही लिखा है मेरे साथ, शायद सही लिखा है मैंने, बाकी एक बार हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया हो तो अलग बात है। सुनो, तो यहाँ पे होता है, अच्छी बात क्या है कि आपके दोनों के चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। चार्ज सेम नहीं होते, चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इज सेम, ये होता है, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इज सेम। अब बात दरअसल क्या है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रिसिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है ना। इसलिए हम जानबूझ के इस चार्ज को P ना लिख के इस चार्ज को E नाम से लिख देते हैं। अब E क्यों लगाया, क्योंकि इसमें से मैंने प्लस और माइनस दोनों को हटा दिया, क्योंकि दोनों के चार्ज की वैल्यू तो सेम है, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने E को बोल दिया ये, और ये E की वैल्यू यहां से आई है 1.6 × 10⁻19। तो मैं इलेक्ट्रॉन कल लिखूं चाहे प्रोटॉन लिखूं, दोनों की चार्ज की वैल्यू क्या होती है, आपकी सेम ही होती है। और उस इलेक्ट्रॉन का मैंने चार्ज ले लिया है सिर्फ E, उसकी वैल्यू कर रहा हूं। अगर इसके आगे आप तुम प्लस E लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, इसके आगे तुम माइनस E लगा दोगे, सॉरी, अगर इसके आगे तुम प्लस E लगा दोगे तो ये प्रोटॉन बन जाएगा, इसके आगे तुम माइनस E लगा दोगे तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो आई होप कि ये छोटी मोटी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी कि भाई हम E क्यों लिखते हैं और क्या होता है क्वांटाइज का मतलब, ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाली है आपके। सुनो, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बच्चों बहुत सारे लॉ हैं, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो चार्ज इज वेरिएंट का मतलब, चार्ज इज वेरिएंट का मतलब कि चार्ज चेंज किया जा सकता है, चार्ज इज वेरिएंट का मतलब चार्ज टाइम के साथ में, या फिर आपका चार्ज ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज वेरिएंट का मतलब है चार्ज आपका चार्ज किसने कहा वेरिएंट है, चार्ज वेरिएंट नहीं होता, चार्ज इनवेरिएंट होता है। पूछ ले तो मैं बताता हूँ, और भी प्रॉपर्टीज होती है, मैं एक काम करता हूँ, सामने प्रॉपर्टीज और भी होती है वो लिख देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, पर वो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि भाई बहुत दूर रखा है कि हर चीज से अलग। तो भाई अगर मान लो ऐसा है, एक सिस्टम है कि भाई ये सिस्टम मैंने ऐसे डब्बा बना दिया और इसको मैंने बोल दिया कि ये आपका एक आइसोलेटेड का मतलब है इससे कोई चीज बाहर जा नहीं सकती, इससे अंदर कोई चीज आ नहीं सकती। आइसोलेटेड का मतलब है इससे बाहर कोई चीज आ नहीं सकती, इससे बाहर कोई चीज जा नहीं सकती। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर कोई दूसरी बॉडी है यहाँ पे, तो अगर चार्ज इससे इस पे जाएगा या इससे इस पे आएगा, चार्ज या तो इधर से इधर जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे आएगा, बाहर तो जा नहीं सकता। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है वो अंदर का अंदर ही बना रहेगा, कहीं वो बाहर तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब होता है आपका चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब चार्ज ट्रांसफर कर सकता है दूसरे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, पर चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तुम चाहो कि मैंने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, पॉसिबल नहीं है। चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे भेज सकते हो उसको, बस इतना कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका चार्ज इज इनवेरिएंट। भाई इसने पूछा है चार्ज क्या होता है वेरिएंट का मतलब, चार्ज वेरिएंट नहीं होता बेटा, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है, इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप उसे कहां से देख रहे हो, चार्ज इस बात पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि एक तो मेरी बात स्केलर है, मेन मुद्दा तो यही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, वन बॉडी, इसके ऊपर आपका +6 कूलम रखा हुआ है, और यहाँ पे आपकी सेकंड बॉडी है, इस पे मान लो +3 कूलम रखा हुआ है, +3 कूलम रखा हुआ है मान लो। तो मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि बताओ कि भाई 1 पे कितना चार्ज है 2 के हिसाब से, 1 पे कितना चार्ज है 2 के हिसाब से। तो आप ये नहीं बोलोगे सर क्योंकि 1 पे 6 है, इस पे 2 पे 3 है, तो आपका 1 का जो चार्ज है इसके हिसाब से +3 होगा, मतलब मैंने 6 - 3 कर दिया, 6 - 3 = प्लस। ये कहना गलत है। चाहे 2 पे कितना भी चार्ज हो, चाहे 1 पे कितना भी चार्ज हो, जो 1 पे एक्चुअल चार्ज होगा ना 2 को उतना ही दिखाई देगा। अगर मैं बोलता हूँ बताओ 1 पे कितना चार्ज है 2 के हिसाब से, या 2 पे कितना चार्ज है 1 के हिसाब से, तो +3 होगा और कुछ नहीं, ऐसा नहीं अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया। रिलेटिव मोशन नहीं हो यहाँ पे वैलिड हो रहा है। जैसे रिलेटिव मोशन से मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई वो ट्रेन वाला एग्जांपल, कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, दूसरी ट्रेन आपके सामने से गुजर रही है, तो अगर वो तेज जा रही है तो आपको शायद तेज धीरे जाती हुई दिखाई दे, अगर आपकी ट्रेन चल रही है तो, और आपकी ट्रेन रुकी है तो वो आपको तेज जाती हुई दिखाई देगी, वाला कंसेप्ट है इनवेरिएंट का। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कहीं और से देखोगे तो चार्ज की वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है, नहीं, जितना है उतनी ही चार्ज की वैल्यू लेने, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो। अगर कोई बंदा यहाँ पे ग्राउंड पे बैठा हुआ है
और उसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है, तो वो जब 1 पे देखेगा तो उसको भी +6 दिखाई देगा, वो जब 2 पे देखेगा तो उसे +6 दिखाई देगा, जब 2 आपका 1 को देखेगा तब भी उसे +6 दिखाई देगा, जब 1 आपका 2 को देखेगा तब भी उसको +3 दिखाई देगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जब आप इधर से उधर देख रहे हो तो आपका चार्ज की वैल्यू चेंज है, क्योंकि वेक्टर नहीं है, मेन सबसे बड़ा मुद्दा वो है। नेक्स्ट आपकी 2-3 प्रॉपर्टी होती है कि रेडिएट्स के जो चार्ज होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है, पर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको हम बाद में पढ़ेंगे आपका, ठीक है, तो उसमें लिख भी नहीं रहा जानबूझ के, फालतू उतना ज्यादा लिखने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये है आपका सिमिलर चार्जेस, ये तो सब जानते ही हैं खैर, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। सिमिलर चार्जेस रिपेल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत। मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स डेवलप होगा, अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स डेवलप होगा तो मतलब इस पे क्या होगा, इस तरफ फोर्स मारेगा, इस पे क्या होगा, वो इस तरफ फोर्स मारेगा। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, अगर मान लो कल को नीचे क्या होता है आपका, कि नीचे एक माइनस चार्ज है, नीचे एक माइनस चार्ज है, क्योंकि सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, तो क्या होगा, ये एक इस पे फोर्स मारेंगे, उल्टे उल्टे फोर्स मारेंगे, उल्टे तो हम मारेंगे एक दूसरे पे, लेकिन दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपका अलग उल्टी उल्टी डायरेक्शन में भी मारेंगे, सॉरी अवे मारेंगे और रिपेल करेंगे। तीसरा केस मान लो क्या है कि यहाँ पे प्लस साइन का है चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव साइन का चार्ज है। अब ये क्या करेंगे, जो अपोजिट जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे तरफ आना चाहते हैं, तो अपोजिट फोर्स तो अभी भी है, पर बस क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। जैसे लड़का और लड़की क्या होते हैं, अपोजिट सेक्स कहलाते हैं ना, तो वो एक दूसरे तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेगा अभी इस ग्रुप में, ठीक है। तो ये हो गया, क्या यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ये भी अपोजिट है, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे तरफ आकर्षित होंगे। हमेशा दुनिया का ये रूल है, दुनिया का ये रूल है। खैर अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज भी हो रहे हैं, जब से होमोसेक्सुअल्स का और ट्रांसजेंडर्स का केस आने लग गए देश दुनिया में। खैर आ तो बहुत पहले से रहे, ठीक है, जब से वो सारा केस हुआ है, पर लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है, जनरल लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है आपका, कि अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपस में ग्रुप में तुम 2-3 लड़के आपस में लड़ रहे हो, क्यों भाई, हम तो लड़के लड़के ना, तो हम तो लड़ेंगे, ठीक है। लड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है, दूर रहने का कॉन्सेप्ट है। लड़के लड़के जब चिपकते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं। अब सुनो, अब इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इतना तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग। न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन भी तो साथ में रहते हैं, हाँ बिल्कुल रहते हैं, पर वहां पे और भी बहुत सारी चीजें हो रही है, सिर्फ वो नहीं हो रहा ना। तुम इलेक्ट्रॉन कैसे भूल गए कि भाई एक न्यूट्रॉन को स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं वहां पे काम कर रही हैं। एक एटम को स्टेबिलिटी लाने के लिए सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं बैठे हैं, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। तो नेक्स्ट होता है आपका बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग। ये टॉपिक आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग होती है, आपका प्रेसिपिटेशन होता है, आपका रबिंग होती है, आपकी कांटेक्ट होता है आपका, और आपका इंडक्शन चार्ज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मेथड है। ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ने, एक बार रीडिंग जरूर मारना, मैं कह रहा हूँ एक बार रीडिंग जरूर मारना, रीड एनसीईआरटी, पहले की 2-3 पेज है बस मुश्किल से, ये आपको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप 11th-12th के बच्चे हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो, चाहे नीट के बच्चे हो, एक बार आपको रीडिंग करनी ही चाहिए, ज्यादा भी घुसना नहीं है, पर एक बार बस तैयारी करना है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन नेक्स्ट कूद के आते हैं। अब हम धीरे धीरे मान लो कि अब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा, अब अपना चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो स्टार्ट होगा एक तरह से, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं चार्जिंग के, फिक्शन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, और आपका सेमीकंडक्टर नॉन डाइलेक्ट्रिक को तोड़ने का है, बहुत सारे तरीके हैं, और उसके लिए आप एक बार पढ़ लेना, बस उससे काम चल जाएगा, ज्यादा डीप में भी नहीं। ये टेबल है शायद, हाँ एक टेबल है बुक में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, सही है, चलो शुरू कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी तक जो भी चीज पढ़ाई है तो मैं जनरली क्लास में पढ़ाता भी नहीं हूँ, जो ऑफलाइन बैच होता है ना, मैंने ये वाली चीज लगभग पढ़ाता भी नहीं हूँ। बस चार्ज की मैं 2 प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्या कि आपका चार्ज की 2 प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्या उसमें एक बताता हूँ कि रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा बताता हूँ मैं कि क्वांटाइज, बस इसके अलावा कुछ बताता नहीं। उसके बाद सीधे मैं कूदता हूँ इस वाली चीज पे, जो कि है बेहद 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपका, कुछ लोग उसको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कूलाम्स लॉ, ठीक है, कुछ लोग चिल्ला के बोलते हैं इसको कूलाम्स लॉ।
मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं सिंपल बोलता हूँ कूलम्स लॉ। इसको पता अंग्रेजों के नाम कैसे बोले जाते हैं, हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब है बस लिखने से, तुमसे कोई एग्जाम में पूछ भी नहीं रहा क्या बोलते हैं इसको। तो कूलम्स लॉ अब क्या होता है सुनो, तो कूलम्स लॉ जो होता है ये आपको देता है इंटरेक्शन फोर्स, it provides you interaction force between two charges, interaction force between two charges, shut up मुकुल, interaction force between two charges, ठीक है। ये आपको दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है। इंटरेक्शन का मतलब है कि दो चीज बॉडीज हैं उनके बीच में आपस में क्या कर रहा है उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। इस इंटरेक्शन फोर्स का एक खास नाम होता है जिसको हम बड़े प्यार से, इस इंटरेक्शन फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसका खास नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, या ज्यादा बेटर शब्द माना जाता है कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नाम, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इस नाम से इसको पुकारा जाता है। अब एक शब्द पे ध्यान देना, ये क्या लिखा है यहाँ पे, टू चार्जेस। एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ इज वैलिड, या फिर लॉ कूलम्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर ओनली टू चार्जेस, याद रखना। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है कूलम्स लॉ, सारी बातें समझ में आएंगी बाद में, पर याद रखना कूलम्स लॉ इज वैलिड बिटवीन, वैलिड बिटवीन टू चार्जेस ओनली। अगर आपके साथ कहीं पे तीन चार्जेस आ जाए तो कोई नहीं, उनमें से दो दो उठाना सॉल्व करना, उनमें से दो दो उठाना सॉल्व करना। हाँ पॉइंट चार्ज भी सही है, पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू उठता है, बिल्कुल सही बात है। पर धीरे धीरे हम कूलम्स लॉ को बड़ी बड़ी बॉडीज पे भी लगाएंगे, और ये टू टू पॉइंट चार्जेस सही बोल रहे हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए। पर मेन स्टेटमेंट है आपका किसके लिए, कि चार्जेस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि दो ही चार्ज होने चाहिए। अगर तीसरा चार्ज आ गया तो क्या करेंगे, तो तीन चार्ज होगा ना, दो एक बार दो उठाओ, एक बार दो उठाओ, एक बार दो उठाओ, इस तरह से करोगे हमेशा, ठीक है। अब ये क्या होता है, या ये क्या बोलता है आपका कूलम्स लॉ, ये बोलता है कि मान लीजिए आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, समझना ध्यान से। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे आज की क्लास में कूलम्स लॉ पे ही मेनली बात होने वाली है। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, आपने इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, बोल दिया यहाँ पे डिस्टेंस बोल दिया आपने R, क्या बोल दिया आपने डिस्टेंस, ये R बोल दिया, ठीक है। अब मान लो, देखो जब कुछ नहीं बोल रखा तो आप इसको भी प्लस का मान के लिए चलते हो और इसको भी प्लस का मान के चलते हो। जब कुछ नहीं बोल रखा, दुनिया में हर चीज पॉजिटिव मान के सॉल्व की जाती है ना, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रख दोगे बस। अब मैंने क्या बोला कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने ये बात आपको चिल्ला चिल्ला के समझाई थी, अगर दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, हाँ। क्या ये दोनों अवे रिपेल करेंगे, हाँ सर, ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल दिया आपने, समझ में भी आ गई हमारे। अब सुनो दूसरी बात, इस पे मान लो जो फोर्स लगा रहा है, इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो है आपका मान लो F21, और इस पे जो फोर्स लगा रहा है इस पे मैंने बोल दिया F12। अगर कोई नेगेटिव हो जाएगा तो बस फोर्स की डायरेक्शन चेंज रहेगी और कुछ नहीं रहेगी, तो तब भी अपोजिट थी। तो F21 F12 का मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसको पढ़ते हैं हम फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और F21 का मतलब क्या हो जाएगा, F21, एक सेकेंड, एफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और F21 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, F21 का मतलब हो जाएगा आपका फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्योंकि पता नहीं बीच में नेट उड़ गया, और जो भी सब लिखा था सब गायब हो गया, ठीक है। तो उतना तो खैर समझ में आ ही गया था सबके। अब मैं उसको एक बार डायग्राम को वापस बनाता हूँ। तो मान लो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका Q1 है जिसको मैंने प्लस चार्ज मान रखा है, यहाँ पे आपका Q2 है जिसको मैंने प्लस चार्ज मान रखा है, और इस पे क्या है, बीच का जो डिस्टेंस है आपका, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको R मान लिया है, ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का पता नहीं मुझे कि क्या होगा, बाबू क्लास के बाद ही पता चल पाएगा कि रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, पता नहीं, ये कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। F12 बोल दिया, इसको मैंने F21 बोल दिया। F12 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और F21 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये हो गया मतलब आपका, ठीक है। अब सुनो, अब बात दरअसल ये है,
कुछ खास बातें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। वो खास बातें क्या है, अब उनके बारे में बात करते हैं। सुनो, तो खास बातें क्या है कि भाई जो F12 की जो वैल्यू है, ये है तो यार दोनों की दोनों का अगर बात करूं, है तो दोनों फोर्स ना। तो F12 का जो मैग्नीट्यूड है, मैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूँ। जब मैं डायरेक्शन में जब वेक्टर का साइन नहीं लगाता तो मैग्नीट्यूड ही मान लेते हैं उसको। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F21 के बराबर होता है। F12 का मैग्नीट्यूड जो है वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और डायरेक्शन की बात करूं, अगर डायरेक्शन की बात करूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बच्चों, दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू ईच अदर होती है। F12 और F21 की डायरेक्शन जो होती है हमेशा अपोजिट होती है। और एक और बात करूं अगर मैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कहां पे लग रहे हैं दोनों फोर्स, तो ये लग रहे हैं आपके डिफरेंट चार्जेस पर, डिफरेंट चार्जेस पे। मतलब F12 आपका 1 पे लग रहा है, F21 आपका 2 पे लग रहा है। और इन तीनों चीजों को अगर मैं एक साथ मिला दूं तो मुझे एक लॉ याद आता है, जो कि क्या था आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। मतलब ये जो दोनों फोर्स बन रहे हैं आपके F12 एंड F21, ये कैसे पेयर हैं आपके, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। F12 और F21 क्या होता है, एक्शन रिएक्शन। किसी को न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पता तो जल्दी जल्दी से मैं उसको बता देता हूँ यहाँ रिवाइज करने के नाम पे। तो सुनो, बस वैसे वैसे पता होना चाहिए क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ होता है कि मतलब एक्शन एंड रिएक्शन, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, बस फर्क क्या होता है कि अगर ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, अगर ये बॉडी इस पे F21 लगा रही है और ये बॉडी इस पे F12 लगा रही है, तो क्या बोलता है वो बोलते हैं कि F12 और F2 की वैल्यू, 21 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। F12 और F21 की वैल्यू क्या होगी आपकी, बराबर होगी। दूसरी बात, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और एक तीसरी बात है जिसको बच्चे ध्यान नहीं देते और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि F12 एंड F21 आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये बच्चे ध्यान नहीं देते थर्ड लॉ के बारे में। और यहीं पे IIT का बच्चा और नीट का बच्चा थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो और अच्छे टीचर से पढ़ना और थोड़ा सा कम बताने वाले टीचर से पढ़ने में फर्क आ जाता है कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ में बच्चा दो ही बात याद रखता है, क्या, एक्शन रिएक्शन बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। ये तीस चीज पे ध्यान नहीं देता हमेशा। और ये भी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि F12 F21 हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे काम करते हैं। और ये होता है आपका पूरा का पूरा NLM थर्ड। NLM का थर्ड होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी तुम ये बात देखो कि F12 आपका 1 पे काम कर रहा है, F21 आपका 2 पे काम कर रहा है, अपोजिट भी है, डिफरेंट चार्ज पे काम कर रहा है, यानी डिफरेंट बॉडीज पे काम कर रहा है। इसलिए आपका न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका काम करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं आपके यहाँ पे ये। आई होप कि बच्चों को न्यूटन थर्ड लॉ भी समझ में आ गया होगा और ये भी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं या कूलम्स जो फोर्स होते हैं, दोनों दोनों आपके ही बल होते हैं। इन दोनों चीजों को मिला के, इन दोनों चीजों को मिला के मैं ये बोल सकता हूं आपका कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है, तो मैं ये बात सकता हूँ कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिख सकता हूँ। लेकिन माइनस लगाया तो मुझे वेक्टर साइन भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जिन बच्चों के पास मैथ होगी और मैथ में उन्होंने गलती से ये चीज पढ़ ली होगी, वेक्टर अलजेब्रा, तो उनको इस चीज समझ में थोड़ा सा आसान आती है। इन दोनों चीजों को मैं मिला के, मैंने क्या आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वेक्टर के लिए मैंने एक चीज बताई थी, वेक्टर की मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि वेक्टर में अगर आपका जो माइनस होता है, किसी भी वेक्टर में अगर माइनस लगाते हो तो उसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, बाकी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है और डायरेक्शन क्या अपोजिट। तो इसको आप मिलके बता सकते हो क्या, थर्ड लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे भी काम कर रहा है। मेन मुद्दा क्या है, चाहे मैं F12 लिखूं चाहे F21 लिखूं, आपका बात एक ही है, क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि भाई, उन्होंने ये कहा कि जो F है, मान तो मैंने F12 और F21 का जो भी मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है ना, इसको मैंने जानबूझ के F बोल दिया, क्योंकि वैल्यू तो बराबर ही है। अब कूलम जी ने क्या बोला, कूलम जी ने बोला कि जो F होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। उन्होंने बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो उनके मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस है Q1 और Q2, उसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। दूसरा क्या बोला, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो 1/r²। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को मिलाकर फिर उन्होंने बोला, जब दोनों चीज एक जैसी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए तब उनको ये बात पता चली। उन्होंने बोला कि इसको मिला के मैं क्या बोलता हूँ, उसको मिला के बोला कि मैं Q1 Q2 बाय r²। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये चीज पता होगी, 12th वालों को छोड़ के मे बी। ठीक है, बाकी सबको भी पता होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, बाकी पता होगी। लेकिन अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि आया कैसे, आया नहीं कैसे। अब मैथ में एक रूल है, प्रोपोर्शनैलिटी का रूल होता है मैथ में। वो क्या होता है कि मान लो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता है। अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है
तो आप यहाँ पे a इज इक्वल टू k इंटू बी करते हो। k को आप क्या बोलते हो? k को आप बोलते हो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हो। k को आप क्या बोलते हो? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये वाली बात भी हर बच्चे को पता होगी। मैथ का एक रूल है कि आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर डायरेक्टली इज इक्वल टू का साइन लगाना है तो वहां पे आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स तो मैथ की भाषा है, मतलब सॉरी मैथ तो फिजिक्स की भाषा है, तो ऑब्वियसली उसको यूज करेगी। ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला कि यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि f क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है। अब इसके बाद मैं नए पेज पे आता हूँ, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नए पेज पे आता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका कूलम्स लॉ। एक तरह से कूलम्स लॉ से आने वाला फोर्स जो है, कूलम्स लॉ से आने वाला जो फोर्स है ये है आपका, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कूलम फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं इसको। ये होगी बात। अब ये के क्या होता है, तो इस बच्चों के का नाम है, क्योंकि कूलम जी ने दिया है, तो के का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका कूलम्स कांस्टेंट। इसका नाम क्या होता है आपका कूलम्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ये होती है 9 इंटू, बहुत सिंपल सी वैल्यू, 9 और 9, दो 9 याद कर लो बस, 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी कोई, अच्छा ये अगर ये कांस्टेंट है तो क्या ये डायमेंशनलेस होगा? ये सोचना पाप है, ये सोचना क्या है आपका पाप है कि भाई कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका वो आपकी डायमेंशनलेस होती है। क्यों पाप है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं जो कि आपके डायमेंशनलेस नहीं होते या जिनकी यूनिट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो म्यू था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो म्यू था, ये आपका कांस्टेंट भी है लेकिन ये डायमेंशनलेस भी है, मतलब इसके डायमेंशन नहीं है, और ये यूनिटलेस भी है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या के देख लो, जैसे आप जी देखते हो, जी पता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है, ये आपका यूनिट लेस नहीं है। तो ये बोल देना कि कोई कांस्टेंट आपका डायमेंशन लेस या यूनिट लेस होता है, वो कहना गलत है। इसकी यूनिट होती है आपकी क्या, इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिमिलरली आप यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हो, कैसे सर, इसकी अगर मैं यूनिट निकालना चाहता हूँ तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया, राइट। अगर मुझे यूनिट निकालनी है के की तो मैं के को क्या लिखता हूँ, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एफ की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है कूलम, कूलम तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट के साथ याद रखना हमेशा, वरना नंबर वैल्यू तो याद करनी है आपको। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं आपका के को हम एक और तरीके से, जो एनसीईआरटी भी काफी फॉलो करती है, ये लिखती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये सब दोनों कांस्टेंट है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं आपका परमिटिविटी। अब कोई बोलेगा क्या होता है ये सारी चीजें बाद में समझ में आएंगी, अभी सिर्फ लिख समझ लो ये सारी चीजें। मैं मैग्नेटिज्म में जब आएगा ना एप्सिलॉन नॉट, तब मैं ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। अभी बस ये समझो कि इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब ऐसा जगह जहां पे कुछ नहीं है, फ्री है वो, और इसका मतलब इनडायरेक्टली और कुछ नहीं, इसका मतलब वैक्यूम होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है आपकी आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या हो जाएगी सर, यूनिट के की उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब कि सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों आपको याद भी होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, जितना ज्यादा रटोगे उतना अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है, नाम के साथ के होता है आपका 9 इंटू 10⁻9, एप्सिलॉन होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और के को हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तरीके हैं याद करने के, या आप जो भी बोलना चाहो, ये आपको याद ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को अगर मैं एक बार वापस लिखूं तो ऐसे कुछ किताबें ऐसे लिखती है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखती है कुछ किताबें, और कुछ किताबें के को मानती कम मान्यता देती हैं, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में लिखती है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमारे लिए दोनों ही ठीक है, हमारे लिए दोनों ठीक है। तो सर हम इस चैप्टर में क्या ज्यादा फॉलो करेंगे, इस चैप्टर में बच्चों हम ज्यादा फॉलो इसको करेंगे, इस चैप्टर में ज्यादा फॉलो इसको करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको क्या ना, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है ना, और क्वेश्चन करने के हिसाब से आपका ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नीचे वाले फॉर्मूले में आप कितनी खतरनाक वैल्यू डालने वाले हो, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल है। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब, हमें कंसेप्ट से मतलब नहीं है ना, इसलिए हम इसको ज्यादा, इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करेंगे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, नीचे वाला भी सही। और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बात करूं या लैब में कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, तो लैब में ज्यादा ये यूज किया जाता है
क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो लैब की प्रॉपर्टीज के हिसाब से लिखा जाता है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस में आपका जितना इजी नंबर लोगे आपके लिए सॉल्व करना उतना इजी होगा। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, लॉ क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इस लॉ से जुड़ी हुई बातों पर कि इस लॉ में क्या इंपॉर्टेंट बातें हो। सुनो, आ गया ये कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं नोट पॉइंट्स में, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने क्या बताई आपको कि दिस लॉ इज वैलिड बिटवीन टू चार्जेस ओनली। हाँ सही बात है, 2 पॉइंट चार्जेस ओनली। आपको बना सर को लड़ना चाहता है पॉइंट के बारे में, हाँ पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट चार्ज ओनली। सिर्फ 2 चार्ज के बीच में आप लगा सकते हो क्योंकि F12 F21 में 1 और 2 आ रहा है और 2 और 1 आ रहा है ना बस, और कोई तो आ नहीं रहा। हाँ सर बात तो सही है। सेकंड बात सुनो, सेकंड बात ये है कि आपका जो ये होता है क्या कहते हैं क्या बोलने वाला था मैं, हाँ आपका जो कूलम्स फोर्स होता है, कूलम्स फोर्स इज कूलम्स फोर्स, हाँ कूलम लॉ इज वैलिड, सही है। कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब सर ये सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है ये बताओ। तो सुनो इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना क्योंकि इस पे सवाल आगे जो करने वाले हैं वो डिपेंड करेंगे। मान लो मैंने थोड़ा सा इसको मोटा बनाया, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा बनाया चार्ज को, है ये पॉइंट ही पर बस आपको माइक्रोस्कोप लेवल बढ़ा के दिखा रहा हूँ। और मान लो कि इसका सेंटर और इसका सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है ये जो लाइन मैंने बना दी ना ये इसके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। ये आपका Q1 हो गया और Q2 हो गया। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप हमेशा पॉजिटिव लिख सकते हो। तो जो फोर्स लग रहा है ना इस पे F21, जो फोर्स लग रहा है इस पे F21, इसकी इतना खास बात क्या है कि ये उसी लाइन में के अलोंग लग रहा है या उसी लाइन की दिशा में लग रहा है जिस लाइन में आप जो लाइन आपके इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ रही है। जैसे इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा आपका F12। तुम इस F12 पे ध्यान दो ये कहां लग रहा है, इस F12 की जो लाइन है वो भी कहां पर है, इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ चार्जेस। ये जो लाइन मैंने बनाई है इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ चार्जेस। जो दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्जेस है ना उनके सेंटरों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर या उसी लाइन के अलोंग आपका क्या लगता है F21 या F12। हाँ कभी इधर राइट लगता है कभी लेफ्ट लगता है पर लगेगा उसी लाइन के। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मान लो आपका एक चार्ज यहां पर है एक चार्ज यहां पर है, ठीक है। तो आप क्या बोलो कि भाई आपने बोल दिया ये फोर्स क्या ऐसे F12 लग सकता है क्या, तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि सर आपका अगर ऐसे लाइन ज्वाइन कर रही है तो या तो वो ऐसे लगेगा या वो ऐसे लगेगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उस लाइन के अलोंग नहीं लग रहा जो लाइन इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बाद में यूज भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कह सकता हूँ क्या कि आपका कूलम्स फोर्स दोनों के दोनों F12 F21 दोनों कूलम्स फोर्स ऑलवेज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग, इसलिए इसका नाम सेंटर फोर्स क्यों, क्योंकि जो लाइन इनके सेंटर्स को जोड़ रही है उसके अलोंग ही लगते हैं। एक्ट्स अलोंग द लाइन acts along the line joining the centers of two charges, सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस उनके बीच में लगता है हमेशा ये, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो सब चीज तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसमें कुछ कहने खास बताने वाली बात रह नहीं गई है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। तो सुनो अब और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन होता है वो मैं आपको बताऊं, वो सब यहाँ पे लिखने वाली बात थी पर मैं उसको पहले बता चुका हूं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये वाली बात भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हो जाता है आपका कि कूलम्स फोर्स ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और क्या बचा है आपका, हाँ कूलम्स फोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चों को ये भी पल्ले नहीं पड़ेगी, कुछ बच्चों को पल्ले पड़ सकती है जिनको 11th का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा। कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अभी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में अभी डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इस बारे में सुन लो। तो कूलम्स फोर्स एक तरह कंजर्वेटिव फोर्स ये तरह पता होना चाहिए। अब क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, मैं आपको बहुत छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, अभी ज्यादा डिटेल में स्टडी आप इसको क्लास 11th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ते हो, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर उसमें पढ़ते हो। सुन लो क्या होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन
डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया कार्य कभी आपके उस पथ पे निर्भर नहीं करता जिस पथ पे आप उस फोर्स को लेके गए हो, इस बॉडी को लेके गए हो। मतलब मेरा कहने का क्या, इसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब, कहने का मेरा ये कि मान लो आपका एक बॉडी यहाँ पे रखी है, ठीक है। इस बॉडी को मैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी इनिशियल पोजिशन है, ये मैंने बोल दिया इसकी इनिशियल पोजिशन है ये, ठीक है। और ये इसकी क्या है, ये इसकी फाइनल पोजिशन है। बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी इसकी नहीं कर रहे हैं अभी हम, पर इतना तो समझ लेते हैं। अब मान लो इसके पास यहां से यहां तक आने के बहुत सारे रास्ते हैं, वो डायरेक्टली यहां से यहां तक आ सकता है, ये हो गया पाथ वन, ये क्या हो गया, ये हो गया पाथ वन। और क्या हो सकता है, क्या वो यहां से घूम के ऐसे आ सकता है इसके पास में, हाँ सर आ सकता है, ये हो गया पाथ टू। और क्या हो सकता है कि क्या पता सर वो ऐसे जाए टहल टुल के कहीं दुनिया भर घूम के वो यहाँ पे आ जाए, तो ये हो गया पाथ थ्री, ठीक है। अब बात दरअसल ये है कि आपका इनिशियल से फाइनल तक आने में रास्ता, सबसे छोटा रास्ता क्या है, सबसे छोटा रास्ता यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये। तो आपका ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य, अगर मैं वर्क पाथ वन देखूं, चाहे वर्क पाथ टू देखूं, चाहे वर्क पाथ थ्री देखूं, अगर ये तीनों बराबर निकल के आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्क है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। इसका मतलब क्या है, जो मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा है, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, ठीक है, या पाथ टेकन या सिंपल पाथ, जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस पर निर्भर नहीं करता। ऐसे फोर्सेस जिनका कार्य किसी इस बात में निर्भर नहीं करता कि आप कौन से रास्ते जा रहे हो, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एक दो डेफिनेशंस और भी होती हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी ऐसा होता है, या कूलम्ब फोर्स के लिए भी ऐसा होता है कि उसका जो पाथ पे वर्क है वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा एक और बात समझ लेना, एक मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जिन भी चीजों के लिए, जिन भी फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है ना, जब भी तुम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब जिस भी फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब वहां पर आपका वो कंजर्वेटिव होना जरूरी है, ठीक है। वहां पर आपका कंजर्वेटिव होना जरूरी है। मतलब जहां भी तुम कंजर्वेटिव, जहां भी तुम्हारा नाम बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी, समझ जाना वो फोर्स कौन सा होगा आपका, वो फोर्स होगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, क्या आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो ना, एमजीएच पढ़ते हो ना। अगर एमजीएच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। नहीं आई बात समझ में। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम सुना है आपने एमजीएच, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का। एक कंजर्वेटिव तो होता है, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव होता है, साफ सीधी बात है। अच्छा क्या आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, आंसर है हाँ। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, इतना तो पता होगा ना, हाफ के एक्स स्क्वायर एसएम में पढ़ते हैं। तो अगर आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे ना, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, पढ़ते हो ना। एसएम में आप हर जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो ना, कि जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, यानी एसएचएम में जितने भी फोर्स आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। उसी तरह आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हो, आगे जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है आप पढ़ने वाले हो, जैसे Q1 Q2 बाय आर पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर वो पढ़ने वाले हो, इसका साफ सीधा क्या मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये पहचानने का तरीका है, जिस भी टॉपिक में आपका पोटेंशियल एनर्जी का नाम आ रहा है, वो टॉपिक में जो फोर्स आ रहा होगा ना, वो आपका कंजर्वेटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता, क्योंकि कभी भी आपने पोटेंशियल एनर्जी और ड्यू टू मैग्नेट नहीं पढ़ी होगी। खैर उसको तो हम क्या बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी कुछ कुछ बातें जो आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। आई गेस, आई होप कि इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आज की क्लास की हम लास्ट चीज कर रहे हैं, कल इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल वाली क्लास हमारी बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे और कुछ नए तरीके के सवाल हो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे होगी, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे हम अच्छे अच्छे। उसके बाद आपके कुछ ऐसी एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, उसमें भी सवाल ही आते हैं। कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं सवाल बताऊंगा। तो अभी वो एक आखिरी चीज पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान हो तो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि आपका जो कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स इज वैलिड बिटवीन टू चार्जेस ओनली। लेकिन मान लो कल कल को, अच्छा मैंने एक चीज और भूल गया, वो भी बताना था। कौन सा नोट पॉइंट फोर्स चल रहा था, हाँ सुनो। एक होता है आपका कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंट है समझना, कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब क्या होता है कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, सुनो। मतलब अभी तक आपने जो ये लिखा है ना, F12 या F21 या F लिखा था, इनकी वैल्यू क्या बोल रहे थे आप, सिंपल लिख रहे थे KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर बोल रहे थे ना, साफ साफ, ठीक है। KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर बोल रहे थे। ये तो क्या दे रहा था, ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा था,
ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा था, लेकिन दरअसल बात ये है, जिसके वीडियो रुक रही है वो अपना नेटवर्क थोड़ा चेक करे, तो वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। लेकिन दरअसल बात ये है कि फोर्स तो क्या होता है सर, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। F12 लो चाहे F21 लो चाहे F लो, वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास तो डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन के बारे में कैसे बताएंगे? तो सुनो, इस बारे में आपने शायद वेक्टर में पढ़ा हो, मैंने आपको कहा था वेक्टर आपको खुद से पढ़ना है, शायद आपने वेक्टर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो सुनो। वेक्टर में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ए मान लो मैं ए कैप, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये आपको क्या होता है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है 1, लेकिन आपको ये ज्ञान किसके बारे में देती है, इट गिव्स यू ज्ञान अबाउट द डायरेक्शन। आपको यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स यू ज्ञान अबाउट डायरेक्शन। देखो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए वेक्टर की। आपको ये मान लो चलो कि ये मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आपको डायरेक्शन के बारे में ज्ञान देता है। तो मतलब कल को मान लो मैंने कोई ए वेक्टर लिखा, तो ए वेक्टर के सामने क्या लिखता हूं मैं, मॉड ए लिखता हूं, और साथ में क्या लिखता हूं, आपका ए कैप लिखता हूं। अब ये मॉड ए क्या हो गया, ये आपको बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बारे में, दिस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ये ए कैप क्या बता रहा है आपको, दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ए कैप जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो 3i कैप, इस 3i का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपको 3 मैग्नीट्यूड चलना है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे, तो यहां से ए कैप को मैं क्या लिखता हूं आपका, यानी डायरेक्शन को मैं क्या लिखता हूं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। कभी कभी मॉड ऑफ ए को ना सिंपली, क्योंकि हम सिंपल ए लिख देते हैं, अगर सिंपल ए भी लिख दिया ना तो भी आप क्या बोलोगे, इसको मैग्नीट्यूड ही बोल देते हो। ये तो कुछ कुछ किताबें इसको मॉड ना लगाने के बाद सिंपल ए लिख देती हैं, तो उसका मतलब भी आप क्या लेके चलोगे, मैग्नीट्यूड ही लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई वेक्टर साइन तो लगाया नहीं है। अब सुनो, अगर वीडियो रुक रही है तो बस 5 मिनट का साथ दो, 5 मिनट में हम क्लास खत्म करने वाले हैं। अब बात है कूलम फोर्स की बात करते हैं, तो ध्यान देना। मान लीजिए यहाँ पर आपका Q1 है और पॉजिटिव ले रखा है मैंने, और यहाँ पे आपका Q2 है और इसको मैंने पॉजिटिव ले रखा है। मुझे F21 निकालना है, समझो F21। F21 कहाँ लग रहा होगा सर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी 2 पे लग रहा होगा। और कहाँ लग रहा होगा, क्या वो ऐसे लग रहा होगा, हाँ सर वो ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। और वो हमेशा कहाँ लगता है, क्या वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस की डायरेक्शन होता है, हाँ। तो मतलब क्या मैं पूछता हूँ कि यहां से अगर मैं अपना डिस्टेंस चालू करूं तो मेरा डिस्टेंस क्या ऐसे जाना चाहिए, यानी आर क्या होता है, आर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर होगा ये, आर वेक्टर ये होगा, F21 ये हो गया, तो ये होगी F21, समझो। तो मतलब F21 की जो भी डायरेक्शन होगी, यानी मैं ये पूछता हूँ F21 एंड आर आर इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ के ना, F21 एंड आर इन सेम डायरेक्शन। अब F21 तो आपको निकालना होता है ना, F21 तो आपको निकालना होता है, और आर आपको गिवन होता है। आर जनरल क्या होता है, गिवन। अगर आर आपको पता है तो आर का मैग्नीट्यूड भी आपको पता होगा, आर की डायरेक्शन भी आपको पता होगा। अगर आपको आर पता है तो यानी आपको आर का मैग्नीट्यूड भी पता होगा, आपको आर की डायरेक्शन भी पता होगी, ठीक है। लेकिन F21 निकालना है तो F21 का ना डायरेक्शन पता ना आपको मैग्नीट्यूड पता। लेकिन इस लाइन से मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि सर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, कि सर F21 की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्या मैं उसको आर कैप मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? क्यों? आर कैप का मतलब क्या है, आर कैप का मतलब है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर क्या लिखा कि आर वेक्टर की डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन सेम होती है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या F21 की डायरेक्शन को मैं क्या आर वेक्टर भी लिख सकता हूं? हाँ सर लिख तो सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं इसी को एफ कैप भी बोल सकता हूं? हाँ सर एफ कैप भी बोल सकते हो। तो अगर मैं कल को एफ वेक्टर लिखना चाहता हूं तो इस वाली बात पे ध्यान देना, साइड में यहाँ पे लिखिए। अगर कल को मैं F21 लिखना चाहता हूं तो क्या मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, सर यहाँ पे लिखूंगा मैं F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि सिंपल F है, और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं आपका F का कैप। इस F कैप का मतलब क्या है, डायरेक्शन। इस F का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। अब भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या मैं मैग्नीट्यूड यहाँ से कूलम्स लॉ से आया है? हाँ सर। तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर? हाँ सर। और क्या मैं इस एफ कैप को क्या मैं आर कैप भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आर कैप और एफ कैप क्या सेम डायरेक्शन में। तो क्या मैं यहाँ पे आपका आर कैप लिखता हूँ? देखो ये बहुत तगड़ी चीजें हैं, खैर आपको फाइनली आपको वैल्यू ही याद करनी है। तो ये जो आपके सामने बच्चों बन के आ गया है ना, ये F21 ये बन के आ गया आपका वेक्टर फॉर्म, लेकिन इस तरीके से कभी याद नहीं करवाती किताबें। अब मैं जानता हूं कि आपका आर वेक्टर को या आर कैप को, क्या आप आर कैप को, ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीज, लेकिन जिनको वेक्टर थोड़ा बहुत भी आता होगा वो बड़े आराम से समझ होंगे। क्या इस आर कैप को मैं आर बाय आर लिख सकता हूँ? सर कहां से लिखा, ये साइड में देखो,
सबको साइड में आपको मैंने पहले वेक्टर पढ़ाया, उसके बाद ये सारी चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या आर कैप को मैं आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर यानी सिंपल आर वेक्टर डिवाइड भी लिख सकता हूँ। क्या इसी चीज को अगर मैं आगे लिख दूं, क्या के Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आर क्यूब लिख सकता हूँ? बोला सर हाँ लिख सकते हो। तो फाइनली आपके सामने वेक्टर फॉर्म बन के आती है, उसको हम लिखते हैं इस तरह से, और एग्जाम में कई बार पूछी गई है सीधे सीधे, कि इसको हम लिखते हैं के Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे लिख देंगे आर वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये आपको बच्चों रटना है। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो एक बार वीडियो देख के वापस समझना, लेकिन ये आपको रटना है कि आपको क्या होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। याद करने का तरीका बताऊं अगर जल्दी से, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। सर एफ का फॉर्मूला ये तो याद है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो याद है ना सब बच्चों को? हाँ सर याद है। अब एक काम करो, यहाँ भी आर लगा दो, यहाँ भी आर लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएंगे सर, ये आर क्यूब हो गए, ठीक है, लगा दिया। अब क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो और यहाँ भी वेक्टर लगा दो, खत्म। तो लिख दिया तुमने क्या, के Q1 Q2 बाय आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। वापस बताना है, वापस सुनो। मैंने क्या किया, मैं हर बच्चा जानता है, यहाँ पे ऊपर देखो, हर बच्चा जानता है कि F इक्वल टू क्या होता है आपका, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अब एक काम करो, यहाँ पे भी आर लिखो, यहाँ पे भी आर लिखो, इस आर को हटा के क्या मैं यहाँ पे क्यू कर सकता हूँ? हाँ सर। अब मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है, हाँ सर वेक्टर को, तो इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा दो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वेक्टर साइन, खत्म हो गया, तुम्हारा बन गया ये वेक्टर फॉर्म। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी बेसिकली जो बच्चों सवाल आने वाले हैं इस चैप्टर से, जो भी सवाल बनेंगे इस चैप्टर से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से सवाल है, और उन सवाल वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं करवाऊंगा तो आप कर लोगे, बहुत सारे बच्चे कर भी सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं सकते, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है सिर्फ वही कर सकते हैं। नया बच्चा उस सवाल को नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। कल को जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप समझ में आएगा। अच्छे क्वेश्चन है, कल हम कुछ देखेंगे, कुछ नई चीज भी हम कल पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, और कुछ देखो इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में बेसिकली मैकेनिक्स की बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से मैकेनिक्स कुछ पढ़ के आ सको, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मैकेनिक्स से मेरा मतलब है काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें अगर खुद से पढ़ के आ सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपका इसका बता दूंगा। इस चैप्टर का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के बारे में पूछ रहे हो ना आप? हाँ, इस चैप्टर का जो मॉड्यूल है ये मुझे 1-2 दिन दे दो आप, इस चैप्टर का जो मॉड्यूल है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपको रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल दिया, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? इस चैप्टर की वेटेज ये मान लो बेटा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो गारंटीड आएंगे, और 45 में से अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से आने वाले ना, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इस चैप्टर से हम बात ना करें ना, एक्चुअली अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा आता है तो ऑटोमेटिकली आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका कैपेसिटर भी अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली आपका मैग्नेटिज्म भी अच्छा हो जाता है। तो एक तरह से ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा होना जरूरी इसीलिए ताकि आपके आगे के चैप्टर भी अच्छे हो जाए, इसलिए जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर पर इतना ज्यादा फोकस करना है हमको, ताकि हमें आगे चैप्टर के पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहे। ठीक है, चलो आई होप कि आज की क्लास हर बच्चे को प्यार से मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी क्लास हैवी थी, याद रखना, एंड में थोड़ी सी हैवी थी, इसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दरअसल बात यह कि मुझे नहीं पता कि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में खराब हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि आज सारे नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अगर हो पाएंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और वीडियो का भी मैं देखता हूँ कि अगर वीडियो अवेलेबल हो पाएगी तो वो भी करवाता हूँ। चलो वो तो कोशिश करेंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो टाटा, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।